हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th क्लास का जो एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में पूछा जाते हैं बहुत 4-5 अंक के पूछे जाते हैं प्रश्न। ये 4-5 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस लेवल को मैं लेकर के आया हूँ कि कितने अंक के पूछे जाएंगे, कैसे क्या रहेंगे, उसके विषय में अभी थोड़ा सा हम लेकर के आए। वो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, थोड़ा फोकस करिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं वो प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, मैं बताता चलूँगा उसके विषय में। आज आपको जो एक पढ़ना है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब्जेक्टिव समझ जाइए। आप बेफिक्र रहिए, मैं जितना बता रहा हूँ, जितना समझाऊंगा, आप मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव इससे अगर बाहर में अगर पूछे जाएंगे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं दावे के साथ करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये प्रश्न यहीं से आएंगे। आप बेहिचक मतलब कि बेहिचक एकदम इस वीडियो को देखिए, इसे इग्नोर मत करिएगा बिल्कुल। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे से आप देखते रहिए, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हैं बच्चों। मैंने आज पार्ट जो चुना है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्टिव में। ये इस विषय में अगर बात करते हैं हम, तो आपके स्क्रीन पर थोड़ा दिखाई पड़ोगे। देख लो कितने तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखना तो थोड़ा सा फोकस करिए। देख लो स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश के बारे में, आप इंग्लिश के महत्व के बारे में लिखिए, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है या तो विश्व स्तर की भाषा है, ठीक है। इस इंग्लिश के बारे में प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देख लो, ऐसा यहाँ पर है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि वैश्विक भाषा, जो इंग्लिश है से वैश्विक भाषा। आप तो स्क्रीन पर ये भी देख रहे होंगे कि 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 16 में फिर पूछा गया ऐसा कि ग्लोबल लैंग्वेज क्या है। फिर अगर ऐसा ना करके यहाँ पे और आप देख रहे ना OR, इसका मतलब क्या कि एक किसी और तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक ही प्रश्न को। अच्छा, ऐसे भी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश आप क्या समझते हैं। फिर आपसे प्रश्न किया जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, यानी कि भविष्य में इंग्लिश का क्या महत्व रहेगा। अब इसके बाद देख लो 2016 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। गजब, ये सारे प्रश्न इतने कितने कैसे प्रश्न है भाई कि जो हर साल पूछे जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें दम नहीं है। मैं अभी बताऊंगा, एक एक करके नोट कर लीजिएगा। बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं वादा करता हूं कि आप बना करके आओगे और एकदम अंक आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, मैं अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सिर्फ, फिर तो आंसर आपके सामने स्क्रीन पर होंगे ही। फिर देख लो, व्हाट हैज मेड इंग्लिश द मोस्ट ग्लोरियस लैंग्वेज। आखिर मोस्ट ग्लोरियस लैंग्वेज इंग्लिश कैसे बना, आखिर क्यों इतना जरूरी है इंग्लिश के बारे में, ये देख लो। फिर नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, राइट नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि एक नोट लिखे किस पे, तो ग्लोबल लैंग्वेज पर। यानी कि इतने तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अगर इतने तरह से पूछे जाएंगे तो आप एक काम करना जरा, सबसे पहली बात मैं इसके साथ एक एक करके, ये आप प्रश्न देख लिए होंगे ना, इस प्रश्न को देखने के बाद इस प्रश्न के देखने के बाद आपको सारे के सारे डाउट खत्म कर देंगे हम। चलो आंसर देखते चलिए, मैं एक एक करके हिंदी समझाते चलूँगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इसका आंसर। आखिर जरा ध्यान देना बाबू लोग, क्या है से जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। इतना दिखाई पड़ रहा होगा आपको, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अभी आपने देखा, क्वेश्चन देख लिए होंगे, नहीं होगा तो आप चेक कर लेना जा करके। मैंने बताया कि ग्लोबल लैंग्वेज क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, ये मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जाए कि इंग्लिश के महत्व को बताइए। इंग्लिश का महत्व, इंग्लिश का क्या महत्व है। अरे भाई, तो इंग्लिश का महत्व कहाँ है, कैसे है, तो मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ कि देख लो इंग्लिश का कहाँ पे जरूरी है से। थोड़ा सा फोकस करिएगा, नोट कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। नोट कर लोगे बच्चे, ध्यान से अगर पढ़ लोगे, ऐसा लिख कर कहोगे, दावा कि जितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लिख कर कहोगे। इसे
एकदम ध्यान से एक एक लाइन करके देख लेना, समझ लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना। अभी भी समय है, एग्ज़ाम अभी दूर है। हाँ, कुछ दिन शेष बचे हैं, तो उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे, सीख जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर में देख रहा, पिछले जितने सारे आप लोगों ने प्रश्न देखा, द फ्लोइंग फैक्ट्स प्रूव दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कुछ ऐसे नीचे में देख लो, कुछ ऐसे पॉइंट मैंने इंडिकेट कर दिया, देख लो ऐसे इंडिकेट कर दिया है कि प्रूव करता है कि इंग्लिश कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गया है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो थोड़ा सा वीडियो का स्किप ना करिएगा, देखिए आंसर में पहला नंबर, पॉइंट नंबर 1 पकड़ के चलना। 1 देख रहे हो ना, पॉइंट नंबर 1 में देख लो। चलो इंडिकेट ग्रीन से करते हैं, अब ग्रीन से इंडिकेट कर देते हैं। चलो पॉइंट नंबर ए में देख लेना। देखो तनी ध्यान से लिखा हुआ है बाबू लोग, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मेल इज रिटन एंड एड्रेस्ड इन इंग्लिश। 70% इंग्लिश का प्रयोग पता कहाँ होता है? आप फोकस करना, मेन पॉइंट को मैं इंडिकेट करते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ। आप थोड़ा पहले पॉइंट में देखिए, ये वाला पॉइंट में देख लो, इस पॉइंट में चेक कर लेना बाबू लोग, इस पॉइंट में देख लो। मोर देन 70%, कितना परसेंट? 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मेल, जितने भी संदेश आपको मेल दिखाए भेजे जाते हैं, लिखे जाते हैं, सारे के सारे जो एड्रेस होते हैं किस में होते हैं बाबू लोग? इंग्लिश में। एक क्लियर हो गया। मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रेडियो प्रोग्राम्स आर इन इंग्लिश, यानी कि 60%, ध्यान रखिएगा, 60% जो प्रोग्राम होता है रेडियो पर वो किस में होता है? इंग्लिश में होता है। ज़रा ध्यान दो, किस में होता है? इंग्लिश में होता है। अब ज़रा सोचो, विचार करना, इंग्लिश का महत्व कितना है इससे, इंग्लिश का महत्व कितना है इससे। सेकेंड पॉइंट बी नंबर देख लेना। थ्रू आउट अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट इंग्लिश सर्व एज द लिंगुआ फ्रंका। चाहे तो मिडिल ईस्ट कह दो या तो इंग्लिश सर्व एज द लिंगुआ फ्रंका। अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट, यानी कि अफ्रीका के साथ साथ में अफ्रीका के उस क्षेत्र में, मिडिल भाग में, ठीक ना, पश्चिमी भाग में ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पता है क्या? इंग्लिश का प्रयोग लोग करते हैं। सी नंबर आ जाओ। नाउ अ डेज इंग्लिश इज टाउट इन ऑल स्कूल एंड कॉलेज इन नॉर्वे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, द नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्तुगाल, ग्रीस, टर्की एंड जापान। जरा फोकस करो, मैं इतने सारे यहाँ पे आपने देखा, फिर से एक बार देख लो जरा, अभी आपने देखा, फिर से एक बार इंडिकेट करके बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, द नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोर्तुगाल, ग्रीस, टर्की एंड जापान। बाबू नाउ ए डेज इंग्लिश इज टॉट इन ऑल स्कूल, यानी कि आज के समय में जानते हो कहाँ? नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, फिनलैंड में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, पुर्तगाल में, ग्रीस में, तुर्की में, और जानते हैं कहाँ? जापान में। पता, हर जगह इंग्लिश स्कूलों में सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। सोच लो, इतना ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में हर विद्यालय में इंग्लिश का क्रेज इतना हो चुका है कि हद से ज़्यादा इंग्लिश हर स्कूल में, हर कॉलेज में सिखाया जा रहा है। आगे देखेंगे डी नंबर पॉइंट। थ्रू आउट एशिया एंड लैटिन अमेरिका इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एक्सेप्ट इन द रिमोटेस्ट एरिया। कहने का मतलब हो गया कि आज सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी, एशिया के सुदूरवर्ती क्षेत्र में, अमेरिका में भी क्या होता है? इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश स्पोकन की जा रही है और समझी जा रही है। यानी कि बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं है कि नहीं। सुदूरवर्ती, रिमोटेस्ट का मतलब हो गया कि कुछ क्षेत्र जो काफ़ी सुदूरवर्ती है, मतलब काफ़ी अन्य क्षेत्रों में पड़ता है, फिर वहाँ इंग्लिश का प्रयोग कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन द यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि ईस्ट जर्मनी, पोलैंड एंड यूगोस्लाविया इंग्लिश इज टॉट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल लेवल। जरा विचार करना, हमारे हिंदुस्तान की स्थिति, एक जर्मनी है, एक पोलैंड है, एक यूगोस्लाविया है,
सोचिए वहाँ प्राइमरी स्कूल से बच्चे पता है क्या है इंग्लिश सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या जाता है, हमारे यहाँ बिहार में पहले के समय, अब तो तनी ठीक हो गया, तनी में कुछ सुधार हुआ है। पहले बिहार में 6-7 से स्टार्ट होता था इंग्लिश, बच्चे 6-7 से स्टार्ट होता था। और अब तो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है इंग्लिश का, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मैट्रिक लेवल तक क्या होता है कि इंग्लिश का वैल्यूज अंक नहीं जुड़ते हैं, जिस कारण से बच्चे इस सब्जेक्ट पर उतना फोकस नहीं करते। और जैसे ही 11th में पहुँचते हैं इन्हें जोर पड़ जाता है इंग्लिश का, को हमें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और इससे पहले बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी बिहार बोर्ड में भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं, जो शायद बेसिक लेवल कर दे तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य के भी बच्चे सीख पाएंगे। फिर ये आपका ये शो करता है, ये जितना मैंने आंसर बताया ये दिखाता है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कैसे है। क्या इस आपको देखने के बाद ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में इस भाषा की क्रेज है, पूरी दुनिया इसको सीखना चाह रही है? अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान क्वेश्चन के साथ आंसर सहित मैं आपको 2-3 प्रश्न आज सिखाने की कोशिश करूँगा। और एक भी बच्चे स्किप नहीं, एकदम शुरू से आप लिखते चलना, लिख लेना, 1-2 बार बार पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि बार बार देखने से पता ना क्या होता है। बार बार देखिए, जिसको भी देखिए बार बार देखिए, तो इसे अभी आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, और अपने कॉपी कलम में भी देखने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, तन ध्यान देना। वाई हैज इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया? जरा विचार करना क्वेश्चन नंबर 2 पर, ध्यान है। वाई हैज इंग्लिश बिकम टू पॉपुलर इन इंडिया? आखिर इंग्लिश इंडिया में इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? गिव एट लीस्ट 3 रीजन, आगे 3 को कारण बताइए। चलो मैं 3 कारण का जिक्र करूंगा। चलो पहले और तो देख लेते हैं कि आखिर इस प्रश्न को और घुमा के कैसे पूछेगा, तो और घुमा के इस लेवल का पूछेगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश का महत्व भारत में किस प्रकार का है, ठीक ना, इसके बारे में बताइए। ऐसा 2017 में पूछा था, ऐसा 2019 में भी पूछा गया, तो घुमा के और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश? देख लो, किसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, देख लो, इसका आंसर शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, नहीं इसका आंसर अभी और आपको मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देखते रहिए। लिखा हुआ आंसर में बाबू तनी ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, लिखा है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आंसर देख लो, मेरा आंसर यहाँ पे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज द लैंग्वेज टू साइंस एंड कॉमर्स। पता है इंग्लिश जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल समझ रहे ना, यह हमारे देश की भाषा नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर बोलोगे कि इंग्लिश इज आवर टंग, मदर टंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, ये सेकेंड लैंग्वेज है, भारत का सेकेंड लैंग्वेज है। और इंग्लिश को हमारे हिंदुस्तान में पता क्या कहा जाता है, लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्या, कौन सी लैंग्वेज कहेंगे, लिंक लैंग्वेज। देखेंगे आगे मिलेगा भी, आपको टेंशन मत लो। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आज हमारे साइंस में, कॉमर्स में जो भी हो, यानी विज्ञान के क्षेत्र में कहो या वाणिज्य के क्षेत्र में कहो, व्यापार के क्षेत्र में कहो, इंग्लिश का ही महत्व है। इट हैज ए रिच ट्रेजर ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्यों के लिए इंग्लिश सबसे बड़ी बात बन चुका है। इंग्लिश हैज ए बिकम आ, आगे देखेंगे, इंग्लिश हैज ए बिकम आ, उसके बाद में देखोगे, देख लो, थोड़ा सा जूम करने दो बच्चे। चलो ध्यान दो, इंग्लिश एज ए बिकम है पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंग्लिश के माध्यम से जानते हैं, या तो पासपोर्ट कहो, चाहे बनाना होना, या चाहे विदेशी यात्रा करने के लिए जो भी कुछ हो, पासपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया इंग्लिश। पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अगर जॉब करना है तो भी क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए। एंड अब्रॉड, यानी कि देश के बाहर भी अगर जॉब करना है तो इंग्लिश चाहिए। अच्छा, इतना ही नहीं, भारत में और भी कुछ बातें सुन लो जरा। प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया अपॉइंट ओनली दोज हु हैव ए वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी प्राइवेट कंपनी भी ऐसा कुछ मांग करता है,
विचार करता है कि हम उसी को वर्क करेंगे जिससे नॉलेज ऑफ इंग्लिश यानी कि कम से कम इंग्लिश का ज्ञान हो। आप जानते हैं कि इंग्लिश का माध्यम से बड़े बड़े मशीन चलते हैं, उसके माध्यम से बोलचाल की भाषा, लोग ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, कस्टमर आते हैं, उन सबों के लिए क्या होता है, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, बात विचार करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज आल्सो ए लिंक लैंग्वेज। मैंने अभी तुरंत ही जिक्र कर रहा था कि यह लिंक लैंग्वेज है। ये भारत में क्या है, इंग्लिश इज आल्सो लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदुस्तान का यह लिंक लैंग्वेज है। इन साउथ इंडिया द नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेसेसरी टू वर्क एनी कंपनी देयर। यानी साउथ भारत, दक्षिण भारत में चले जाओगे, किसी कंपनी में काम करना है तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी। बताना बाबू कितना इंग्लिश का महत्व कितना है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश नहीं जानकारी रहेगी तो आप अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे शहर में घूम के देख लो, जानकारियाँ प्राप्त कर लो, धोखा खा जाओगे। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। दीज आर द रीजन ऑफ द पॉपुलरिटी इन इंडिया, ठीक ना, पॉपुलरिटी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। यानी कि इस कारण से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का महत्व भारत में इतना बढ़ चुका है, इतना पॉपुलर हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब एकदम क्लीन कर देता हूँ, आप बच्चे चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए, ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप थोड़ा मेरी बातों को अमल करेंगे। अगला प्रश्न देख लेना बाबू, देखते चलना बिल्कुल। मैं सारे डाउट आपको क्लियर करते चल रहा हूँ एकदम। इसको समझाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। अब देखो, इस सबसे पहले यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में है। सबसे बड़ी समस्या जानते क्या, लोगों का ऐसा सोचे कि हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। ये सबसे पहले गलत मान सकता है, पता है। देख लो, ये इसलिए ऐसा करते हैं ना क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है। जैसे हिंदी आप कैसे इतना जल्दी पकड़ लेते हो, चाहोगे तो इंग्लिश भी कर लोगे। बट देखो यहाँ पे ध्यान से, हम ऐसा सोचते हैं, मेरी कथन अनुसार, सबके हिसाब से तो नहीं, ये मैं बबलू सर के हिसाब से, कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों से परेशान था। भारत आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों से परेशान था और आज़ादी के बाद अंग्रेजी से परेशान है। यही बात मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार की बातें जो आती हैं, देखो इसकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हम सभी हैं, आप भी हैं। आप सीखोगे, देखोगे, सीखोगे, कंफर्म हो जाएगा। चलो देख लो, एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बच्चे ध्यान से सीख लेना, लिख लेना और जाना एग्जाम में एकदम पढ़ करके जाना। अगर नहीं प्रश्न आएंगे तो आने के साथ में इस वीडियो को देखने बाद में कमेंट करना कि सर आप जो बताए ऐसा कुछ बता रहे थे कि ऐसा प्रश्न रहेगा, वैसा प्रश्न नहीं आए। ज़रूर मुझे रिप्लाई देना। बच्चे ध्यान दो, सीखो और जा करके एग्जाम में लिखो। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। आखिर हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, किस प्रकार सीख सकते हैं। तो बाबू देख लो, कहने का मतलब हो गया कि इसको हम किस प्रकार सीखेंगे, यह आंसर के माध्यम से देखते रहना। आपके स्क्रीन पर आंसर भी देखने को मिल रहा है, आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। लाइन बाय लाइन में हिंदी करते चल रहा हूँ। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। इंग्लिश जो है ना, अंग्रेजी जो हमारी मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है। सो इट नेचुरल फॉर द इंडियंस टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन द लर्निंग इंग्लिश। इसलिए प्राकृतिक रूप से कहो या कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंडियन टू फेस सम प्रॉब्लम्स, भारतीय लोगों को कुछ ना कुछ सीखने में इसे दिक्कतें सामने आ जाती है क्योंकि यह हमारी मदर टंग नहीं है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, इंडियंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। इंडियन find it difficult to pronounce English words and sentence with proper stress and intonation। कहने का मतलब हो गया, भारतीय लोग को पता है एक चीज़ क्या देखने को मिलता है, इसका उच्चारण जो होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, इसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। नहीं तो ऐसा बोलने में, पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, ना तो शब्द पढ़ पाते हैं, ना तो वर्ड्स पढ़ पाते हैं, नहीं तो सेंटेंस पढ़ पाते हैं। यही कारण से कहीं ना कहीं, और ना पढ़ पाते हैं और नहीं सीख पाती, यही कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, नहीं इसलिए नहीं सीख पाते हैं। इंग्लिश सिंटैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सिंटैक्स आवर ऑन लैंग्वेज। इंग्लिश का जो सिंटैक्स है, विचार है, वाक्य अक्षर वगैरह जो भी कुछ है, वाक्य है, वो हमारी हिंदी से कहीं ना कहीं डिफरेंट है, इसलिए हम सीख नहीं पाते हैं।
खैर ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, आप लोग भी ऐसा नहीं कुछ माइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लो, द स्पेलिंग, यहाँ से बाबू लोग मैं यहाँ से शुरू कर चुका हूँ। द स्पेलिंग ऑफ सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स क्रिएट ट्रबल फॉर इंडियंस। पता है भारतीय लोगों को जो स्पेलिंग होता है ना, ये सबसे बड़ी परेशानी बनकर आ जाती है भारतीयों के साथ में, सबसे बड़ी परेशानी क्रिएट यही होती है। नेक्स्ट आगे देखते रहेंगे बच्चे लोग, ध्यान देंगे बिल्कुल, एक भी वीडियो से हटिएगा नहीं। आपके लिए मैं समय निकाल करके ये बताने आया हूँ कि जाओ और एग्जाम में लिख करके आओ। नेक्स्ट बच्चा तुम ध्यान दीजिएगा, फॉर इम्प्रूविंग, देखो फॉर इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश वी शुड फर्स्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। सबसे पहले हम इंग्लिश तभी सीखेंगे जब इंग्लिश का सही उच्चारण करने के लिए हम जान जाएंगे, ठीक है। देख लो ये हो गया, वी शुड फर्स्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स that can be accomplished by listening to BBC and Voice of America। कहने का मतलब हो गया, देख लो किसी प्रकार के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, ये BBC हो या अमेरिका हो, BBC हो या किसी प्रकार से ऐसा करके कुछ दिले, इन सब बारे में नहीं है। इंग्लिश सीखनी है तो इसके अमेरिका के जिक्र क्यों करें, वहाँ का लिसनिंग के वहाँ के क्यों हम सुने, BBC का क्यों सुने, वहाँ के अमेरिका की भाषा क्यों सुने। अरे सबसे पहली बात, आप जिस चीज़ को पढ़ते हो इंग्लिश ना, उसे आप बोल करके पढ़ो, ये में भी सक्सेस, आपकी सफलता जरूर हो जाएगी। आप बोल करके, अगर इंग्लिश पेपर भी पढ़ते हो ना तो उसे बोल करके पढ़ो, किताब भी पढ़ते हो तो बोल करके पढ़ो, मन ही मन नहीं। यहाँ तो लोग व्हाट्सएप भी पढ़ते हैं तो मन ही मन पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं भाई, बोल करके तो पढ़ने लायक है नहीं, है कि नहीं, इसलिए लोग मन ही मन। लेकिन आप बोल करके पढ़ो, खुल करके बोलो, तभी जा करके आपका प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा। वरना आप तो मनी में कुछ भी पढ़ लो, नेचर के नेटूरे पढ़ लो, फ्यूचर के फुटूरे पढ़ लो, क्या जाता है। वी कैन आल्सो टेक, ध्यान रखिएगा, वी कैन आल्सो टेक टू द हेल्प ऑफ ऑडियो कैसेट्स। कहने का मतलब हो गया कि जब क्या कर सकते हैं, जब ऑडियो कैसेट होते हैं, जब इंग्लिश बोलने वाली जो कैसेट्स होते हैं, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग को क्या कहेंगे, सहायता करेगा, ठीक है। या कैसे, कभी कभी जब उसको इंग्लिश लैंग्वेज वाला सुनेगा, इंग्लिश वॉइस वाला सुनेगा ना, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। वी मस्ट हैव गुड डिक्शनरी टू राइट मीनिंग टू वर्ड्स। हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक अच्छी मीनिंग का किताबें होना चाहिए, जो अच्छे अच्छे शब्दार्थ हों, डिक्शनरी होना चाहिए जिसे शब्दकोश कहते हैं, ये होना चाहिए, जिससे कहीं टफ स्पेलिंग जो होता है उससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। वी शुड नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हमें इंग्लिश ग्रामर की भी कहीं ना कहीं नॉलेज होनी चाहिए। अगर इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज नहीं रहेगी उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज आल्सो हेल्पफुल टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस राइटिंग, जब तक आप लिखने की कोशिश नहीं करोगे, इंग्लिश बोलने की नहीं कोशिश करोगे, स्पीकिंग इंग्लिश यानी बोलने की कोशिश नहीं करोगे, अगर नहीं बोलोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, नहीं लिखने की कोशिश करो तो इंग्लिश नहीं सीखोगे। इसलिए बोलना लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के इंग्लिश हो जाएगा। स्पष्ट है कि अगर ये प्रश्न आ गया एग्जाम में आपको, हाउ कैन बी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, तो स्पष्ट है कि आप यहाँ से बना दोगे। मैं एक एक करके समझाने की कोशिश कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आज आपको मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश को बताया, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन एग्ज़ाम संबंधी इंग्लिश के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए वैसे ही प्रश्न के बारे में, बाकी बेफिजूल बातें करने से अच्छा नहीं है, नहीं बाकी जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वही चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।